भेंट मुलाकात योगेश के साथ। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में केबीसी की हॉट सीट पर बैठकर वापस लौटे बिलासपुर हाईकोर्ट में कार्यरत श्री मंतोष कश्यप हर पार रेडियो की सीट पर बैठकर कर रहे हैं आपसे मुलाकात। इनसे बातचीत कर रहे हैं योगेश पांडे। आज भेंट मुलाकात वाले इस कार्यक्रम में हम अपने लीक से हटकर या कहें रूटीन से हटकर एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्हें आपने अभी अभी टीवी स्क्रीन पर देखा है। और टीवी स्क्रीन पर सबसे चर्चित शो, सबसे बड़े नायक द्वारा होस्ट किया जाने वाला शो कौन बनेगा करोड़पति में शामिल हो चुके हमारे अंचल के, हमारे बिलासपुर शहर के नौजवान मंतोष कश्यप आज हमारे स्टूडियो में हैं। मंतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरपा रेडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खूब सारे लोग ऐसे हैं जो पता नहीं कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि वो करोड़पति के मंच पर जाएं और हॉट सीट पर जाएं और अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत से मिले और साथ ही खूब सारा पैसा कमा कर लाएं। तो आपने वो अचीवमेंट तो कर लिया है, तो उस अचीवमेंट का जो आकर्षण है वही हमें आप तक लेकर आया है। और सबसे पहला सवाल कहें या बातचीत की शुरुआत पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा बैकग्राउंड है कि आप वहाँ तक पहुँचे कैसे, उस बारे में कुछ बताएं। लेकिन शुरू करें वहाँ से कि आप क्या करते हैं, आप वर्तमान में कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मेरा नाम मंतोष कश्यप है, मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ और फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जॉब कर रहा हूँ। मेरा बचपन से ही सपना रहा है सर हॉट सीट पर जाके अमिताभ बच्चन जी से मिलने का। जैसा कि इनका जो पहला शो जो आया था फर्स्ट सीज़न, वो 20 साल पहले आया था, तब से मैं कंटिन्यू इनका हर शो हर दिन का देखते आ रहा हूँ। और बचपन से ही एक जैसा कि एक ये अपनी तरह के एक यूनिक प्रोग्राम है, इंफोटेनमेंट की कैटेगरी में इसको रखते हैं। तो क्योंकि पढ़ने का भी शौक़ और कुछ पढ़ाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं, तो इसीलिए मेरा जुड़ाव इसमें बचपन से ही रहा। और पिछले 6 या 7 सालों से कंटिन्यू मैं इसमें ऑडिशन राउंड के लिए लगातार सवालों के जवाब देता था। और उस समय मुझे याद है जब 3 रुपये पर SMS के हिसाब से पैसा कटा करता था, तब से मैं इसमें मतलब ऑडिशन राउंड में जाने के लिए इसका आंसर देता था या मैसेज करता था इसमें पहुंचने के लिए। और कहते हैं कि लगातार प्रयास करने से एक दिन सफलता मिल ही जाती है। तो मैं भी 5-6 साल के प्रयास के बाद सफल रहा ऑडिशन राउंड में और हॉट सीट तक पहुंचा, अमिताभ बच्चन जी से मिला और साथ ही साथ 3,20,000 रुपये भी जीत के लाया, जो मेरी आर्थिक मदद मिलेगी मुझे कुछ इससे। आपको बहुत बहुत बधाई हो उस ऊंची जगह पर पहुंचने के लिए और वहां से जो भी धनराशि आप जीत कर लाए हैं उसके लिए आपको खूब सारी बधाई देता है अरपा रेडियो। लेकिन हमारे अंदर तो इतने सवाल खलबली मचा रहे हैं कि हम ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ ले जाएं। मुझे लगता है जितने लोगों ने आपसे बात की होगी उनमें से बहुत सारों ने आपसे ये सवाल किया होगा कि आपने कैसा महसूस किया और वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा। हम वो आपसे जानेंगे ज़रूर, लेकिन एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जब 2 सवालों के बीच का ब्रेक होता है या जब दर्शकों को अमित जी कहते हैं कि लेते हैं हम एक ब्रेक या एक विराम लेते हैं या एक अंतराल लेते हैं, उस बीच होता क्या है वहाँ पे? सर जो 2 सवालों के बीच का ब्रेक होता है वो टी ब्रेक या कभी कभी लंच भी होता है उसमें, क्योंकि जैसा कि टीवी में 1.5 घंटे का जो शो दिखाया जाता है वो 1.5 घंटे का नहीं रहता, वो पूरे दिन का रहता है। उसके पीछे बहुत सारे लोगों का मेहनत रहता है, तो कहीं कुछ मिस्टेक्स या छोटी मोटी गलतियाँ ना हो जाए उसको एडिट करने के लिए वो ब्रेक लिया जाता है। और इसी बीच में हम और अमिताभ जी बीच में लंच ब्रेक या टी ब्रेक ये सब लेते हैं। अच्छा, तो उस बीच तो जैसे मतलब कार्यक्रम के दौरान तो अमित जी आपसे सीधे बात कर ही रहे थे, उस बीच भी क्या ऐसी कोई बात होती है? हाँ सर, इसमें करीब 1.5 से पौने 2 घंटे करीब उनसे बातचीत होती है, जिसमें से एडिट करके जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें बस दिखाई जाती है, या कुछ साउंड इफेक्ट या किसी में अगर कमी रह जाए तो उसको एडिट करके फिर टीवी में टेलीकास्ट किया जाता है। अभी आपसे जब हम बात कर रहे थे तो एक चीज़ मुझे सुनाई दे गई जो मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी सुननी चाहिए और उसका डिटेल हम जानना चाहते हैं आपसे। आपने शायद ये कहा कि कार्यक्रम के दौरान जो सवाल पूछे जाते हैं उनका स्तर और कार्यक्रम में पहुंचने से पहले जितने सवाल पूछे जाते हैं उनका स्तर बहुत अलग अलग होता है। इस बारे में हमें कुछ बताइए।
जैसा कि मुझे पहला कॉल आया, मैं मई में इसका आंसर दिया था और जून में 10 या 15 जून को मुझे पहला कॉल आया। तो पहला कॉल ही जो है वो क्वेश्चन आंसर से था कि शुरू में 3 क्वेश्चन पूछे, उसमें फिर आंसर दिया, उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन पूछे। तो इनमें जितने भी ऑडिशन राउंड होते गए, हर ऑडिशन राउंड में जीएस के क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते थे। तो जैसा कि ये शो ही जनरल नॉलेज पे बेस है, तो हर ऑडिशन में ये क्वेश्चन आंसर करीब 20 से 25 क्वेश्चन हर ऑडिशन राउंड में पूछते थे। तो आप क्या सोचते हैं कि जो कार्यक्रम के दौरान जो सवाल आपसे पूछे गए वो कठिन थे या ऑडिशन वाले सवाल कठिन थे? सर, मुझे तो ऑडिशन वाले सवाल ज़्यादा कठिन लगे, क्योंकि जब मैं हॉट सीट पर खेलने के बाद जब मैं वापस आया, तब मैं रियलाइज़ किया कि वहाँ मैं जो आंसर नहीं दे पाया वो नर्वस हो गया था, इसीलिए नहीं दे पाया। लेकिन घर में जब मैं एकदम फ्री था फिर भी मैं आंसर नहीं दे पा रहा था। तो अगर मैं दोनों का कंपेयर करूँ तो ऑडिशन राउंड वाला जो सवाल था वो ज़्यादा कठिन था। ज़्यादा कठिन। क्या लगता है आपको कि वो सवाल क्यों कठिन रहते होंगे? क्या है कि लाखों की संख्या में वहाँ मतलब ऑडिशन होते रहता है हर लोगों का, तो उनसे फिर शॉर्ट लिस्ट करके फिर फिल्टर करके फिर लोगों को हॉट सीट तक या फास्टेस्ट फिंगर राउंड तक पहुँचना रहता है। तो जब तक ये इस तरह से सवाल नहीं करेंगे तब तक वो चुनेंगे कैसे लोगों को। तो इसके लिए ऑडिशन राउंड में ही वो क्वेश्चन पूछते हैं और जिनका जैसा एवरेज स्कोर रहता है उसके हिसाब से फिर उनको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, एवरेज स्कोर के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। हमारा शहर एक छोटा शहर है, कमोबेश रायपुर की तुलना में भी छोटा है। इंदौर, जबलपुर और बैंगलोर, मुंबई की तुलना में तो है ही छोटा। तो एक ऐसे छोटे शहर में रहने वाले आप और हम पहुंच जाते हैं केबीसी यानी मुंबई जैसे शहर में, जहाँ केबीसी जैसा आयोजन हो रहा है और फिर विशाल का सेट, खूब सारी लाइट्स, बहुत बड़ा और खूब सारे लोगों वाला क्रू, अलग अलग तरह की टेक्निकल चीज़ें और बिल्कुल फटाफट अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग, चारों तरफ बस लोग इधर से उधर ही चल रहे हैं। ऐसे माहौल में जाकर आपने फील कैसे किया? जैसे आप यहाँ से वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले आपको क्या महसूस हुआ? अगर मैं अपने शहर और वहाँ में अगर कंपेयर करूँ तो मुझे ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ सर, क्योंकि आज जो हमारा शहर है वो किसी बड़े शहर से कम नहीं है। इतना डेवलप हो गया है बिलासपुर कि अब पहले जैसा बिलासपुर नहीं रहा सर। तो मुझे तो ज़्यादा अंतर महसूस नहीं हुआ बिलासपुर और मुंबई की मतलब सिटी में। फिर भी वो जो वहाँ के जो मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स थे खासकर, वो बहुत सपोर्ट किए मुझे। और खासकर लैंग्वेज में मुझे प्रॉब्लम गया तो जब भी मेरे से अगर कुछ बात करना रहता तो वो थोड़ा सा इजी इंग्लिश या फिर हिंदी में प्रयोग करते थे। तो ऐसा वहाँ अनजाना सा महसूस नहीं होता है? लोग सारे सपोर्टिव थे सर, वहाँ बहुत सहयोग करते थे अपनी तरफ से। और जैसा कि वहाँ जाने के बाद जिस होटल में हमें ठहराए थे, वहाँ बाकी जितने भी कंटेस्टेंट थे वो भी थे, तो सब एक साथ मिलजुल कर सब रहते थे। तो ऐसा कोई मतलब पराया जैसा महसूस नहीं हुआ वहाँ सबसे पहले तो। इस पूरे कार्यक्रम में आप शामिल हुए तो वो कुल मिलाकर कितने दिनों का कार्यक्रम था आपका? इसमें सर मैं 4 से 5 दिन क्वारंटीन में था। अच्छा। और करीब 3-4 एपिसोड के लिए 4 दिन का एपिसोड था, तो 4 और 5 मिला के करीब 10 दिन में वहाँ रहा। 10 दिन 9 से 10 दिन मुंबई में थे आप? पूरा मेरा जो आने जाने का खर्चा और वहाँ रहने का, खाने का, वो सोनी एंटरटेनमेंट टीम की तरफ से था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसे मुकाम आते हैं और ये आपने खुद अपने ज्ञान से और अपनी मेहनत से किया है। वो सिलेक्शन होना अपने आप में एक अलग फीलिंग लाता है कि हाँ, मैं सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्ट होने के बाद उस जगह पहुंचना एक खुद पर गौरव करने वाला क्षण होता है। फिर वहाँ पहुंचने के बाद फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में फर्स्ट आना और अमित जी जैसे व्यक्ति के सामने बैठना, वो और अधिक खुद से प्यार करने को प्रेरित करता है। आप सेलिब्रिटी की तरफ फील करने लगे हैं क्या? ऐसा नहीं है सर। सबसे पहले तो जिस दिन पहला कॉल आया मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मतलब वाकई में केबीसी की तरफ से है या कोई फ्रॉड कॉल है। तो जैसे कि ऑडिशन के 2-3 राउंड गुजरते गए, फिर धीरे धीरे विश्वास होते गया कि ये केबीसी का ही फ़ोन है करके। और उसके बाद जैसा कि वहाँ गया तो अब जाने से पहले तो बहुत कुछ सोचा था, लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन जी से आमना सामना हुआ तो मैं सब भूल गया और इतना ज़्यादा नर्वस हो गया कि थोड़ा सा तो
प्रॉब्लम गया वहाँ, क्योंकि सर इतने बड़े सेलिब्रिटी है और सदी के महानायक बोलते हैं उनको, तो उनके सामने बैठना थोड़ा सा वाकई में वहाँ हॉट सीट हो जाता है, जो सीट रहता है वो, तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था मैं। हाँ, ये तो हम सभी दर्शकों ने महसूस किया भी, लेकिन हमारे लिए वो ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाए या आपने बहुत ज़्यादा धनराशि नहीं जीती, वो हमारे लिए तो मायने रखता ही नहीं है। हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली वो बात है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति, हमारे बीच का साथी हमारा उस प्रोग्राम में शामिल हुआ और पूरे देश ने उसको देखा। ये बहुत बड़ी बात है और ये वाकई आज का जो युवा है, जो जो मतलब जनरलाइज तो नहीं करेंगे इस बात को, पर फिर भी फोकस नहीं दिखाई देता, जो अपना समय खराब कर रहा है किसी और विषय में कहीं और जाकर, उसके लिए तो बहुत बड़ा उदाहरण है ये कि आप मेहनत से वहाँ पहुँचे। तो आपको फिर एक बार बधाई देते हैं और अगली बातचीत की ओर चलते हैं कि अब हमको बताइए कि आप यदि इतने सारे अचीवमेंट आपने कर लिए हैं अमित जी के सामने बैठकर भी और वो खेल कर भी, तब आप सेलिब्रिटी टाइप फील नहीं कर रहे हैं क्या? अभी भी आप नर्वस हैं? नर्वस अभी नहीं हूँ, जब तक वहाँ खेल रहा था या जब तक टीवी में मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं हुआ था, तब तक मुझे लगता था कि मैं सिर्फ अपने लिए ही खेल के आया करके। लेकिन जिस दिन टीवी पे मेरा प्रसारण हुआ, उसके बाद फिर जैसे जैसे लोग बधाई देते गए फेसबुक व्हाट्सएप ये सब में, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा गर्व होने लगा सर कि मैं खेला तो साथ ही मैं अपने शहर को भी प्रतिनिधित्व करके आया वहाँ से। थोड़ा सा गर्व तो हो रहा है सर, क्योंकि बिलासपुर से गया था, वहाँ जाके अपने शहर का नाम लेना वाकई गर्व की बात है। और आप मुझे देख कर भी महसूस कर सकते हैं कि ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। हाँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो मेरे ही शहर का है और इस अचीवमेंट को पाकर आया, क्योंकि हम भी खेलते हैं, कई बार प्ले अलॉन्ग में खेलते हैं, कई बार हम केबीसी के बहुत सारे सवालों के जवाब हमने भी दिए हैं, और हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जो वहाँ जाकर आया है, तो ये बहुत प्राउड फीलिंग है। आपकी शादी हो गई क्या? हाँ सर, मेरी शादी हो गई है और मेरी 1 साल की बेटी है। अरे वाह, बिटिया का नाम बताइए। हाँ, मेरी बिटिया का नाम है शुभवी कश्यप। तो आप जनरली आजकल हर व्यक्ति व्हाट्सएप यूज़ करता है, मतलब सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करता है, तो आपने केबीसी के प्रसारण के पहले और केबीसी का प्रसारण होने के बाद अपने फॉलोअर्स में और फ्रेंड लिस्ट में संख्या की बढ़ोतरी देखी है क्या? प्रसारण से पहले जितने मेरे फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड थे फेसबुक में और व्हाट्सएप में भी, तो ये जस्ट अभी 3 गुना हो गया है सर। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ा रोल किया न्यूज़पेपर्स, जिनमें जिस दिन मेरा प्रसारण होना था उसी दिन सुबह न्यूज़पेपर पे आता है कि आज बिलासपुर से मंतोष कश्यप का हॉट सीट पे पहुंचेंगे और उनका प्रसारण होगा। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे कार्यक्रम को देखा और उसके बाद दोस्तों ने बधाइयाँ दी और फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगे, तो दोस्तों का थोड़ा सा संख्या बढ़ा है सर इसमें। वो भी अलग तरह की फीलिंग मन में हाँ, लगाता है। वो भी अलग तरह की। मंतोष भाई, थोड़ा सीरियस एक सवाल पूछने की इच्छा हो रही है कि सीरियस इसलिए कि अरपा रेडियो प्रतिबद्ध है अपने एजुकेशनल सरोकारों के लिए। हम शिक्षा के लिए काम करते हैं, हम समुदाय के साथ मिलकर समुदाय की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं, हम प्रोग्राम्स बनाते हैं और ऐसे विशेषज्ञों से बात करते हैं जो हमारे अपने समुदाय की तरक्की के लिए कैसे सहायक हो सकते हैं। तो आपका ये अचीवमेंट हम उस दृष्टि से भी देखते हैं। हमको लगता है कि ऐसी किसी जगह पर पहुंचना बिना ज्ञान के संभव नहीं है। तो इस पूरी यात्रा में, इस अचीवमेंट तक पहुंचने में आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ी? आपने क्या चीज़ें पढ़ी और आपने जनरल नॉलेज को अपने बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, वो ज़रा हमारे श्रोताओं से साझा करिए। सबसे पहले तो ये कि हमें खुद से ये डिसाइड करना होता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। जैसे कि मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं तो गेम में क्या हमारे लिए बेनिफिट होगा, या टीवी में कोई शो देख रहे हैं तो क्या हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। जैसा कि मैं बताया कि बचपन से ही मैं केबीसी देख रहा हूँ, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि इससे बहुत सारा एक सामान्य जानकारी मिलती है। और चूँकि बचपन से ही न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक़ है मुझे, तो एक तो जनरल अवेयरनेस रहना और ये सब ज्ञान की बातें बुक से सब इधर उधर से पढ़ना, इससे मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला। साथ ही साथ मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा हूँ। और
सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है सर कि मैं कोशिश करना नहीं छोड़ा। पिछले 5-6 साल से मैं लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा था, जैसा कि मैं अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी करते रहता हूँ। तो इसमें सफलता मिली, अब उम्मीद है मुझे आगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी कहीं न कहीं सफलता मिल जाएगी, बिल्कुल। अगर ऐसा ही प्रयास करते रहे तो। हम आशा करते हैं कि आप अपनी अपनी सारी इच्छाएं और अपने जितने लक्ष्य आपने बनाए उन सब पर पहुँचे और फिर अखबारों में, फिर टीवी पर, फिर विज्ञापनों में आप छाए रहे और पूरे समाज को भी प्रेरित करते रहे और हम सबका सिर गौरव से ऊंचा करते रहे। मंतोष जी, एक सवाल मन में काफ़ी शुरू से ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, जो भी तैयारी आप कर रहे थे, उस तैयारी करते करते आपका रुझान केबीसी की तरफ ही क्यों गया? सर जैसा कि मैं पहले ही बताया, इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड पूछते हैं। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक्स में नहीं मिलेंगे और न्यूज़पेपर में भी हम नहीं पढ़े रहते, लेकिन केबीसी में पूछ देता है उसको। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के आंसर जानने, और क्योंकि ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड शो है तो इसको देखने का एक इंटरेस्ट अपने आप ही जाग जाता है सर मन में, और शायद इसीलिए इसका टीआरपी भी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। तो केबीसी आपको वो प्लेटफॉर्म लगा जहाँ आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें आपको हाँ, मिल मैं सकते अपनी थे। इंटरेस्ट की चीज़ें उसमें कर सकता था या उनसे जान सकता था जो मेरे इंटरेस्ट में है। कार्यक्रम के दौरान मंतोष हमने देखा कि आप जब अमित जी से मुखातिब थे तब उन्होंने कुछ बिलासपुर के बारे में पूछा, तो आपने जैसे अभी हमें एक सवाल के जवाब में बताया कि करीब 1.5-2 घंटे की बातचीत होती है, तो हमने तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें देखी, लेकिन उस 1.5 पौने ऑफलाइन जो कुछ बातचीत हुई उसमें क्या आपको लगा कि हम अपने शहर के बारे में अमित जी से कुछ बताया जाए? आपने क्या क्या शेयर किया उनसे? सर एक क्वेश्चन आया था कि बिलासपुर में स्थित ताला गांव जो है, वहाँ जो देवरानी जेठानी का मंदिर है वो किस देवता की मंदिर है करके। तो जैसे ही वो सवाल ख़त्म हुआ उसके बाद फिर अमित जी मुझसे पूछे कि आप गए हैं क्या यहाँ करके। तो उसके बाद मैं उनको ताला गांव के बारे में इंट्रोड्यूस किया और फिर बताया कि सर आप रायपुर आए थे तब आपको बिलासपुर भी आना था, ये भी बहुत अच्छा सिटी है और हम लोग आप मतलब बहुत अच्छे से आपका स्वागत करते ये सब। लेकिन वो बताया कि बिजी शेड्यूल के कारण उनको नहीं आते बनाया। जैसे जो फॉर्मल ब्रेक होता है, मतलब अमित जी ने कहा कि अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर विज्ञापन चलने लगे, लेकिन उस ब्रेक में वाकई उस जगह ब्रेक तो होता होगा, सारा क्रू एक ब्रेक लेता होगा। उस ब्रेक के दौरान क्या होता है? हमने सुना है कि डॉक्टर्स आते हैं, कुछ काउंसलर्स आते हैं और जो कंटेस्टेंट रहते हैं उससे बात करते हैं, ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस है क्या? नहीं सर, वहाँ जनरली जो ब्रेक होता है उसमें मेकअप आर्टिस्ट आते हैं और काउंसलर और डॉक्टर तो नहीं आते क्योंकि ज़रूरत नहीं रहता सर उनका। अच्छा। और काउंसलर जो है वो शुरू में ही आते हैं कि आप ज़्यादा नर्वस तो नहीं हो रहे हैं, और नर्वसनेस दूर करने के लिए वहाँ अमित जी ही काफ़ी रहते हैं क्योंकि वो बीच बीच में बोलते रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, आप पानी पीजिए। क्योंकि मुझे भी वो 3 या 4 बार बोले थे कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, आप पानी पीजिए। क्यों नर्वस हो रहे थे मंतोष भाई? सर एक तो क्वेश्चन और ऊपर से अमिताभ जी के सामने बैठना, वो वाकई में वो बहुत बड़ी बात होती है सर, उसमें नर्वसनेस तो आ ही जाती है, चाहे हाँ जितना भी हम सोच के जाए पहले से कि वहाँ बहुत ज़्यादा बिंदास खेलेंगे। और मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मैं बचपन से ही बैक बेंचर रहा हूँ, चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में, और कभी स्टेज परफॉर्मेंस किया नहीं, या कहा जाए स्टेज फोबिया रहे मुझे। तो अचानक से वहाँ स्टेज पे जाना और फिर अमिताभ जी से मिलना, तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो हो ही जाएंगे। एक सवाल है मंतोष भाई आपसे, ये कि अमूमन ऐसे बड़े कार्यक्रमों में जब कार्यक्रम की शूटिंग शुरू होती है तो कुछ दर्शक भी होते हैं, और केबीसी जैसे कार्यक्रम में तो सिलेक्टेड दर्शक आते हैं, लेकिन ये पैंडेमिक का दौर था और इस समय केवल प्रतिभागी थे और उनके साथ गए 1-2 व्यक्ति थे। आपको कैसा लगा एकदम खाली हॉल में और खूब सारी इलेक्ट्रॉनिक तालियां बजते समय, वो माहौल क्या अपील कर रहा था? सर मैं जैसे कि मैं वहाँ पहली बार गया था तो मुझे पहले से कोई इसका अनुभव तो था नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बताते थे कि वहाँ जो तालियां जो बजती है, जो ऑडियंस रहते हैं, वो एक पॉजिटिव एनर्जी देता है प्लेयर को। जैसे ही उनको तालियां बजती है या उनके लिए लोग चीयर करते हैं
लेकिन इस साल बिल्कुल सूना सूना था सर। वहाँ का जो स्टेज है वो बिल्कुल खालीपन और एक सन्नाटा सा था वहाँ। इसीलिए उसको दूर करने के लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक तालियों का उपयोग किया गया वहाँ। तो बाकी साल के सीजन जैसा हमें टीवी में भी कुछ थोड़ा सा कमी लगा। और वहाँ मैं गया तो भी मुझे, जैसा कि हर साल मैं टीवी में देखता था, तो जिस साल मेरा शो था उस साल वहाँ थोड़ा सा खालीपन लग रहा था। अमित जी ने तो आपसे खूब सारे सवाल पूछे, ऑडिशन लेने वालों ने भी आपसे आपसे खूब सारे सवाल पूछे। आपने अमित जी से कोई सवाल पूछा क्या? सर उन समय एक उनकी मूवी आई थी अभी, बदला करके, वो बदला मूवी के बारे में मैं पूछा उनसे कि ये किसी मतलब नॉवेल पर बेस्ड है या मतलब खुद से ये कहानी यहीं से लिखी गई है करके। तब वो बताया कि ये, वो नॉवेल का नाम मैं भूल रहा हूँ लेकिन ये किसी नॉवेल पर बेस्ड है करके। और एक गुलाबो सिताबो करके मूवी है, उसके बारे में तो टीवी में दिखाया ही। तो उस पर भी मैंने सवाल पूछा कि मूवी बहुत अच्छी थी लेकिन थोड़ी अधूरी इसीलिए रह गई कि सर आप वहाँ मेन हीरो के रोल पर थे और आपको ही लास्ट में हवेली नहीं मिलती, तो आपकी बेगम भी चली जाती है, हवेली भी चली जाती है। तो इसीलिए आपको इसका एक सीक्वल बनाना चाहिए जिसमें बाकी के साथ मिलके आप हवेली के फिर से हवेली के लिए कुछ कॉमिक करते नजर आए। ये सवाल हमने सुना था जी। ये सवाल सुना था, उस पर अमित जी की प्रतिक्रिया भी सुनी थी। केबीसी से लौटने के बाद आप जहाँ पे जिस ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों का नज़रिया आपके प्रति क्या रहा? एक तो वहाँ जाने से पहले ही लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे सर। वहाँ कहना चाहिए 30 अक्टूबर को टिकट आया ऑनलाइन और 1 तारीख को मुझे निकलना था, बीच में 30 तारीख को सरकारी छुट्टी था। अब 31 तारीख को एक दिन में ही मुझे परमिशन चाहिए था वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ के जो हमारे प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं वो इतने सपोर्ट किए कि एक दिन में ही मुझे परमिशन दिलवा दी है, जबकि चीफ जज साहब छुट्टी में थे उस समय। तो सपोर्ट तो बहुत किए सर। और वहाँ से आने के बाद भी जो हमारे हाई कोर्ट यूनियन के मेंबर्स हैं वो सम्मानित किए मुझे, और बाकी सारे जितने हमारे अधिकारीगण हैं उन्होंने भी सम्मानित किया। और जिस दिन मेरा प्रसारण हो रहा था उस दिन भी उन्होंने फ़ोन करके मुझे बधाइयाँ दी। तो शुरू से ही वो प्रोत्साहित करते रहते हैं सर ये सब चीज़ों के लिए। ये तो वो जगह है जहाँ आप काम करते हैं। समाज में भी ऐसा कोई कुछ देखने को मिला होगा, जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं आप, वहाँ भी लोगों ने इस तरह का कोई समारोह मनाया होगा, आपका सम्मान किया होगा? कुछ हमें बताएं, कैसे कैसे लोगों ने रिएक्ट किया, कैसे कैसे लोगों ने आपकी जो इस सफलता को सेलिब्रेट किया? सर एक वाईसी क्लब के मेंबर्स हैं जो हमारे बिलासपुर विनोबा नगर से ही बिलोंग करते हैं, वो आए थे, उन्होंने सम्मानित किया। और हमारे तिफरा निवासियों ने, इसके बाद फिर जो हमारे कम्युनिटी है कश्यप समुदाय, उन्होंने सम्मानित किया। और मेरे हाई कोर्ट यूनियन के जो मेंबर्स हैं, अध्यक्षगण हैं, उन्होंने सम्मानित किया। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा सर उस तरह से। तो भतीजे भांजे बहनें सब तो होंगे ही घर में। हाँ तो सर। भांजे और भतीजियों का रिएक्शन कैसा रहता है कि हमारे करोड़पति मामा आ गए? हाँ सर, अब थोड़ा अब पहचान अलग से हो गया है। रिश्तेदारों में भी कहीं भी मैं जाता हूँ तो ये वही है जो मतलब केबीसी में गए थे और टीवी में दिखे थे। 2020 ने बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई हैं, क्योंकि ये पैंडमिक ईयर है। कोविड-19 का पूरा प्रभाव 2020 में पूरे विश्व पर पड़ा है। 2020 आपके लिए तो सबसे अच्छा साल होगा आपके जीवन का, वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ इट मे बी। लेकिन इस साल पूरी दुनिया ने बहुत त्रासदी झेली है। अरपा रेडियो के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, और ख़ासकर उस युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे रेडियो को सुनते हैं? सर जो साल 2020 था वो जितने मतलब बाकी लोगों के लिए बुरा दौर था उतना ही मेरे लिए भी था सर, क्योंकि जो लॉकडाउन था वो तो सबके लिए था। और चूँकि मेरा भी एक छोटा सा दुकान है वो पिछले 6 महीने से बंद था। साथ ही साथ जो मेरा छोटा भाई है वो बिजनेस करते हैं चाय का, वो पिछले 6 महीने से बंद था, तो मेरे लिए भी ख़राब गुजरा। और क्योंकि अभी कोरोना जो पेंडेमिक है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो साल 2020 जा रहा है, इसका मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना भी जा रहा है सर। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जैसा डिस्टेंस और जो सब प्रोटोकॉल हम 2020 में फॉलो कर रहे थे वो अभी भी हमको करना होगा, जब तक कि इसका जो वैक्सीन है वो नहीं आया। 2021 जो है वो नई उम्मीदों का साल होगा, वैक्सीन भी आएंगे इसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाए और नए साल के जश्न में डूब जाए।
हमें सावधान तो रहना पड़ेगा इस साल भी। तो नया साल खूब सारी खुशियाँ लेकर आए मंतोष भाई, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में। और जिस तरह का आपने परफॉर्मेंस दिखाया है इस केबीसी जैसे बहुत जटिल कार्यक्रम के लिए, जटिल खेल के लिए, वो पूरी पूरी अपनी अपनी जीवन यात्रा में आप वही ताकत दिखाते रहे, वही जज्बा दिखाते रहे। और अरपा रेडियो आपको इस बात के लिए भी बधाई देता है और शुभकामनाएं देता है कि आप एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे हैं हमारे शहर की तरफ से, जो बहुत समय तक लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करते रहेगा। अरपा रेडियो में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंतोष। केबीसी कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेने के बाद बिलासपुर लौटे श्री मंतोष कश्यप से बातचीत सुनी अभी आपने योगेश पांडे के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।